प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं संजय सिंह परिहार आज आपको मौलिक अधिकारों संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, एक प्रश्न को देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी उसका बेहतर आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? देखिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और स्टेटमेंट के रूप में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप सभी के बारे में जानते हैं, ये भारत के पहले पीएम बने, फर्स्ट पीएम बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप जानते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इनके बारे में आपको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। और साथ ही साथ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने किताब लिखी है इंडियन फिलॉसफी। किताब लिखी है जो भारतीय दर्शन के संदर्भ में बताती है। तो ये चार लोग हैं जिनका अलग अलग हमारे संविधान में रोल है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, एक दार्शनिक व्यक्ति थे, एक विद्वान व्यक्ति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, यूजीसी के चेयरपर्सन रहे और पहले अध्यक्ष रहे और इंडियन फिलॉसफी जैसी पुस्तक इन्होंने लिखी। तो ये इन्हीं के नाम पर क्या है, शिक्षक दिवस भी हमारे यहाँ मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ये सभी इनसे संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था, इसे याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और रिपीट हो सकता है। देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए स्टेटमेंट को याद रख लीजिएगा। फटाफट जवाब भी देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर आ गया है और प्रश्न क्या कहता है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्री में 2017 में। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला स्टेटमेंट है, यह संविधान में उल्लिखित है। दूसरा है, यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा, यह लोक कल्याणकारी होता है। चौथा सेंटेंस है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। और पांचवा है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो अब इसमें से हमें आंसर चुनना है। आप देख के बताएं क्या बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, देखिए, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि संविधान में उल्लिखित होता है। दूसरी बात प्रजातांत्रिक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट इससे नहीं है क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख है। भाग 3 में आपने पढ़ रखा है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। कहां पर? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। और फिर लोक कल्याणकारी है, ये तो डीपीएसपी वाली बात हमारे पास आ रही है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, तो ये बात सही है क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए कहा जाता है कि संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं, तो ये बात सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। कानून बनाने की बात गलत है। अगर संसद चाहे तो संविधान में ही संशोधन कर दे, लेकिन कानून इसके विरुद्ध नहीं बना सकती, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल। ये सभी के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, तो इनके विरुद्ध कानून बनाने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर संसद चाहे तो केशवानंद के केस में कहा गया था, केशवानंद भारती में ध्यान दीजिएगा,
कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये आधारभूत ढांचा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आधारभूत ढांचा, तो इसलिए इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। अब इसमें तो देखिए, आप देखेंगे कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी है। अब ये आधारभूत ढांचा है, तो संसद इसके विरुद्ध कानून कहां बना सकती है? कानून नहीं बना सकती। अगर इसी में कहीं आवश्यकता है तो करेगी, लेकिन आधारभूत ढांचा को ध्यान में रख करके करेगी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें कानून बनाने की जैसी बात आएगी तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 लागू हो जाएगा। क्यों लागू हो जाएगा? कहा गया है कि संसद संविधान के लागू होने के बाद जो विधि बनाती है, यदि वह विधि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है या उनका उल्लंघन करती है, तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो बात आ रही है विरुद्ध की, तो भाई ऐसा कोई कानून बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए ये बात स्पष्ट वहां पर रखिएगा कि कानून बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई कानून बनेगा तो वह शून्य हो जाएगा। तो अब ये वाली बात भी यहाँ पर सही हो गई, क्योंकि कानून नहीं बना सकती। भाई सही बात है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। अब देखा जाए कहाँ है, पहला, चौथा, पांचवा, ये वाला आंसर आपका हो गया। तो ये इसका बेस्ट आंसर हो गया। इसको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया। छत्तीसगढ़ कमीशन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है। बहुत बार ऐसी परीक्षाओं में हमने देखा है कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन से वक्तव्य हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। देखिए, पहला है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा कहता है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यानी बिल ऑफ राइट्स के जैसे नहीं है ना। अब इनमें से दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। तो अब कौन सा बेस्ट आंसर है ये ध्यान देना होगा। आप भी देख के तेजी से बताइए क्या आंसर बेस्ट होगा इसका, फटाफट बताइए। देखिए, इसका पहला पॉइंट तो ये सही है कि राज्य कृत्य के विरुद्ध है, यानी अगेंस्ट स्टेट है। ये हमने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध है, तो ये वाली बात तो सही हो गई। संविधान के भाग 3 में है, ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी पहले भी चर्चा हुई और ये तो कॉमन सी बात है बिल्कुल। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय तो दिखता है ना। जैसे अगर हम देखें कि आर्टिकल 17 को देखें या हम यहाँ पर देखें आर्टिकल 16 को देखें, तो ये चीजें दिखती हैं कि हाँ सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय दिख रहा है। जो राजनीतिक न्याय है ये डीपीएसपी में बहुत स्पष्ट दिखता है। डीपीएसपी में अगर हम आर्टिकल 38 को पढ़ें तो वहां साफ साफ है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की अभिवृद्धि करना तथा लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, तो ये वहां दिखता है। इसके अलावा ये प्रस्तावना में भी दिखता है। लेकिन ये चूंकि एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स जो है एफआर डीपीएसपी के पूरक हैं, तो इसलिए हम इसका भी एक आंसर, कॉमन आंसर मान लेंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे ध्यान रखकर चलिए। कमीशन ने भी इसे यही माना है, तो इसे भी आप ही मान के चलेंगे। ऐसा प्रश्न आपके सामने रिपीट हो जाए तो जरूर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया। यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है, ये बात पूछी जा रही है। ऑप्शन है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 तथा 14, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 15 4 तथा 16 4 और अनुच्छेद 17 एवं 18। फटाफट जवाब दीजिए, आपको क्या बेहतर लगता है?
देखिए ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको याद करना चाहिए। मैंने इससे बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में है कि अगर फंडामेंटल राइट्स बन रहा है तो वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी संविधान के लागू होने के बाद अगर कोई विधि बनती है जो मौलिक अधिकारों को छीन रही है, उनका अल्पीकरण कर रही है, तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कहां तक, उल्लंघन की मात्रा तक। 13 खंड 2 कहता है। 14 के बारे में आपको पता ही है कि विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता है, ठीक है। अब 14 भी आप जानेंगे। 15 क्या कहता है, 15 में हमने आपको बताया है कि धर्म मूलवंश, एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताया था, धर्मो जालिंज, याद आ रहा है? जो विद्यार्थी पढ़े हैं मुझसे वो जान रहे हैं। धा से धर्म, मू से मूलवंश, जा से जाति, ली से लिंग और जा से जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं होगा, यही कहा गया है। और इसके कई खंड हैं, विभेद नहीं होगा, कई खंड हैं, है ना। अब इसमें खंड 6 तक पहुंच गया है मामला, और उसमें EWS की बात जुड़ गई है 2019 के संशोधन के बाद। तो ये भी बहुत सटीक आंसर नहीं है। अब 15 खंड 4 ये बिल्कुल क्लियर है कि ओबीसी को आरक्षण की बात कहता है। कहां पर, शिक्षा में। और 16 खंड 4 ये भी ओबीसी की नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, आरक्षण। जबकि 17 की अगर हम बात करें तो 17 तो अस्पृश्यता का अंत बताता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। और 18 क्या कहता है, 18 उपाधियों का अंत बताता है। तो ये तो आपको दिख ही गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेस्ट आंसर हो जाएगा सी, 15/4 और 16/4। 15/4 में शिक्षा में आरक्षण और 16/4 में आपका नौकरियों में आरक्षण। तो ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। यानी कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से प्रेस शब्द को तो नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी ये आजादी इनहेरिटेड है, ये अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए में, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड बी में, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड सी में, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी में। तो बताएं। देखिए यहां जो है इसमें तो कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसकी बात करें तो ये शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की बात करता है। इसकी बात करें तो ये संगम, सभा, इनको बनाने की बात करता है। और ये कहता है डी, भारत में, संपूर्ण भारत में अबाध संचरण, अबाध संचरण। ये बातें ध्यान देने की हैं कि क्या कह रहा है ये। तो पहला तो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर दूसरा ये निरायुध सम्मेलन, फिर संगम बनाना, सभा संगठन बनाना, और संपूर्ण भारत में अबाध संचरण। तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इन्हें गौर करना जरूरी है। अब पहला जो खंड है हमारा, यही खंड जो है हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है, प्रेस की स्वतंत्रता, ध्यान देना है। तो ये बात जो है अभिव्यक्ति, यानी पेपर में भी क्या होती है, अभिव्यक्ति ही तो होती है। पेपर में भी तो अभिव्यक्ति होती है, विचार होते हैं, एडिटर्स के विचार होते हैं, रिपोर्टर्स के विचार होते हैं, घटनाओं की इंफॉर्मेशन होती है ना। तो ये पहला खंड जो है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए, प्रेस की आजादी, समाचार पत्र जो छपते हैं उनकी आजादी, रेडियो टीवी जो न्यूज आती है उसके प्रदर्शन की बात की जाती है, फिल्मों का प्रदर्शन होता है, तो सबको कवर अप करता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है, जवाब दीजिए प्लीज। समझ में आ रहे हैं, अच्छे प्रश्न हैं, जरूर जवाब दीजिए मुझे। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। ये कलेक्शन है, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, सिर्फ इनका उद्देश्य आप तक जागरूकता पहुंचाना, परीक्षाओं के प्रश्नों को दिखाना, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और भारत के और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।
क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? हमेशा परीक्षा में जब ऐसा कोई प्रश्न आए तो जरूर ध्यान देना कि नहीं शब्द तो नहीं लिखा है। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी जल्दीबाजी करके यही नहीं ध्यान देते कि नहीं लिखा था कि नहीं लिखा था, और उसी में नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो नहीं पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता की बात। अब ये क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के, बिना हथियार, इसकी बात अगर हम करें तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, अभी चर्चा मैंने आपसे कुछ देर पहले की थी। ये अनुच्छेद है, तो कह रहे हैं कि इस पर कौन सा जो है अंतर्गत नहीं आता, यानी रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, किस तरह की रोक टोक नहीं है। पहला ऑप्शन है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यानी ऐसे अफसरों का घेराव करना जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ऑप्शन बी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। ऑप्शन सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये चीजें हैं, इसमें से बेस्ट आंसर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2013 झारखंड पीसीएस में प्री में पूछा गया। डिफरेंट स्टेट्स के बहुत सारे प्रश्नों का हमने संकलन किया है और उद्देश्य है कि हर परीक्षा में आप बेहतर कर सके, चाहे वो स्टेट की कोई सर्विसेज की बात हो या हमारे यूपीएसआई और इस तरह की परीक्षाएं हो या एसएससी हो, उनके लिए हमने एक प्रयास किया है कि संविधान के प्रश्न उनको मिले और आगे भविष्य में वो बेहतर कर सके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड बी जो है, इस पर रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है वो रिस्ट्रिक्शन लगी है आर्टिकल 19 खंड 3 के तहत। और जो खंड 3 के तहत रिस्ट्रिक्शन लगी है वो रिस्ट्रिक्शन का आधार क्या है, उन्होंने कहा है कि लोक व्यवस्था, प्रभुता और अखंडता। लोक व्यवस्था, व्यवस्था, प्रभुता और अखंडता, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं 3। तो इसमें जो चीजें कही गई हैं, अब शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात है, ये तो सही है। एकत्रित जनता जिनके वह हथियार नहीं होना चाहिए, वो तो साफ साफ कहते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन करना बिना हथियार के, ये वाली बात भी सही है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर, अगर उसे लगता है कहीं कोई दिक्कत हो रही तो कानून बना के उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी सही है। तो इसका जो पहला पॉइंट है यही नहीं सही है, हमें नहीं ढूंढना है। तो घेराव के बारे में बात हो रही है, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, तो ये बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें आपको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही शांति के साथ समझना पड़ता है कि इसका बेस्ट आंसर क्या है। जब भी कंफ्यूजन हो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, प्रश्नों को देखिए, समझिए और फिर उसका आंसर करिए। जो आपने पढ़ा है वो घूम फिर कर आपके दिमाग में आएगा और वो सारी बातें आपको कलेक्ट होने लग जाएंगी, लेकिन घबराने से नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। फटाफट जवाब दीजिए अगर आपको मालूम है। यह आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो ये तो हमने आपको बताया ही है कि यहां पर बात क्या है। यहां देखेंगे तो धर्म मूलवंश की बात है। धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, हम लोगों ने चर्चा किया, इस पर विभेद नहीं होगा, है ना, ये बात है। इसके कई खंड हैं। 19 की बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 21 क्या देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, तो अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन आई है या जो चर्चा हुई है वो अनुच्छेद 21 के तहत है। कई केस है, खड़क सिंह का केस है, खड़क सिंह, है ना, गोविंद का केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ये बात कही गई है राइट टू प्राइवेसी, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी करने का अधिकार किसी को नहीं है, न ही कार्यपालिका को है न और किसी को।
अगर कोई युक्त कारण नहीं है तो उस पर आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। कोई रीजन है, कोई ऐसी बड़ी बात है जो कानून के दायरे में है, तो फिर वहां आपको बात करने का अधिकार है। अनावश्यक रूप से किसी की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है ना। निष्ठा के अधिकार को लेकर बहुत सारी बातें हुई। रात में सोते हुए लोगों को जगाना भी उचित नहीं है ना। किसी घर में अनावश्यक पहुंचना उचित नहीं है। तो ये सारी बातें इसी के अंतर्गत आती हैं। कोई कहीं बैठा है, कुछ बात कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते उस समय, जब तक की चीजें नॉर्मल है। अगर कोई कानूनी प्रावधान है, अब कोई अपराधी बैठा है तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा ना, तब निष्ठा की बात कहाँ आ गई। तो ये एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एमपीपीसीएस प्री 2019 से पूछा गया बहुत अच्छा प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। प्रश्न इस तरह के आते रहे हैं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 का है, फिर उसके बाद तो कोविड ही आ गया, फिर अभी एग्जाम हो ही रहे हैं। देखिए उन्नीकृष्ण के केस जो है वो 1993 का केस है। 1993 का केस है और इसी की वजह से चीजें हुई हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। गोविंद का केस जो है एकांतता का अधिकार है ना, परमानंतता, चिकित्सा का अधिकार है ना, ये सभी चीजें। तो इसमें जो ये केस है इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये 1993 का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में बातचीत की। इसी के आधार पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसके आधार पर आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके आधार पर अनुच्छेद 45 में परिवर्तन हुआ, जहां 6 इयर्स तक के बच्चे की बात है, जहां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की बात है, और आर्टिकल 51A जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये इसी की वजह से है। उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993, और एक केस और है जिसका नाम है मोहिनी जैन। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। इन दोनों केसेस से जो है शिक्षा के अधिकार का रास्ता साफ हुआ है और बाद में सारी चीजें हमारे संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आई हैं। इसे गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखना ही आने वाले समय में फिर आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न आ गया आपके लिए। अब देखिए इतनी बड़ी परीक्षा है सिविल सर्विसेज की, उसमें किस प्रश्न कैसे पूछा जाता है प्रश्न, देखिए उसके तरीके क्या है, प्रश्नों को कैसे बनाया गया, 1 2 3 4 किया गया, फिर उसमें से पूछा गया। अगर आपको ब्रॉड स्टडी नहीं है, क्लियर कट स्टडी नहीं है, तो आप सिविल सर्विसेज में फिर नुकसान पा जाते हैं। इसलिए प्रश्नों को देखिए, समझिए, आंसर दीजिए। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकल्पित हैं? तो पहले पॉइंट को देखिए, किसकी बात हो रही है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए शोषण का विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है ना। अब पहला कहता है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये आपका आर्टिकल 23 है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 29 है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये आर्टिकल 24 है। अब आपको आंसर मिल जाना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी पहले पढ़ा है या मेरी क्लासें अटेंड की हैं, तो आपको ये मैं रटाता ही रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ कि बेटा याद कर लो, परीक्षा में आना। देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने है। अब अगर हम संविधान में इसकी शोषण की बात करें तो संविधान में शोषण के बारे में 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब 23-24 जहां पर है, ध्यान दीजिए, तो पहला तो आपका ये सही हो गया और चौथा वाला सही हो गया। इसका मतलब है कि 1-4 जहां पर आंसर होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बन गया तो अच्छा है ना, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं, इनको याद करिएगा।
अगले प्रश्न पर आ जाइए। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये यूपी यूडीए का एग्जाम होता है, समीक्षा अधिकारी कहलाते हैं, एलडीए का एग्जाम होता है, उसका पूछा गया प्रश्न है 2010 का। अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने आपके लिए संकलित किया। अब बताइए, आर्टिकल 19 तो हमने आपको बताया है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपने पढ़ा है, दैहिक स्वतंत्रता। 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो अब कहां पर है, चीजें कैसे है? अब देखिए, हर आर्टिकल में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं, तो किसी एक बात से तो हम पूरा अनुमान कर नहीं सकते। स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। दोष सिद्धि में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। अगर तीनों सिद्धांत को देखें तो पहला सिद्धांत है कौन सा? फर्स्ट है कारित्तर विधि वाला, आपको याद आ रहा होगा। दूसरा है दोहरा दंड, और तीसरा है आत्म अभिशंसन, याद आ रहा होगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को भी 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्ति, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। गिरफ्तारी को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक तो अरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक निरोध के बारे में पढ़ते हैं, डिटेंशन के बारे में। अरेस्ट एंड डिटेंशन 2 शब्द हैं। तो जो ये सिद्धांत आपका पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित या अभियोजित नहीं किया जाएगा। नोबडी कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, और नोबडी कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये बात जो है ये आपकी यहां से निकल करके आती है, दोहरे दंड वाली बात है। किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार, यानी ये वाली बात, तो दोहरा दंड है। अब ये बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 20 खंड 2 में कही गई है। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया मेरे भाई? अनुच्छेद 20 खंड 2 हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर देखिए, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अब सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है कि जो सुमेलित है वो ध्यान रखना होंगे। अनुच्छेद 22 खंड 1 कहता है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 खंड 4 कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22 खंड 2 कहता है संविधान संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। और चौथा खंड कहता है, चौथा पॉइंट डी कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए, यानी उसको कारण बताने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसके जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ये 22 को तोड़कर बात कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पहला खंड है, इसी पहले खंड में ही कही गई है ये दोनों बातें। पहला खंड ही कहता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले उसे गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उसे अपने पसंद के वकील या अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है। तो यानी जो पूछ रहा है नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो पहली बात तो ये सही है और ये सही है क्योंकि 22 खंड 1 में ही दोनों बातें हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कही गई कि 22 खंड 4 निवारक निरोध को बंद करने वाली विधि 3 माह से अधिक, तो ये वाली बात भी सही है क्योंकि इसमें कहा गया है कि 3 माह से अधिक नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न ये है कि ये सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बात कह रहा है ये बेसिकली 22 खंड 2 में ना होकर के 22 खंड 7 में है। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि जब इससे अधिक की आवश्यकता है तो इसके लिए विधि निर्माण के साथ साथ जो चीजें हैं वो सलाहकार बोर्ड
सलाहकार बोर्ड की रिकमेंडेशन पर ऐसा हो सकता है, तो संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण करेगी, ऐसा कर सकती है, लेकिन उस पर सलाहकार बोर्ड की भी भूमिका, और ये बात 7 की है, तो इसलिए इस समय जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, हम इन्हें गलत नहीं कर सकते, लेकिन आंसर के लिए हम इसे कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा ये 11 नंबर का सी, क्योंकि ये बात अनुच्छेद 22 खंड 7 में कही गई है, बाकी बातें अपनी जगह पर सही से सुमेलित है। ठीक है, तो ये प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यूपी यूडीए एलडीए प्री परीक्षा में आया है और 2001 का प्रश्न है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला खंड है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अब ऑप्शन दे दिए गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देके फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब देखिए यहां जो बातें हो रही हैं उस पर गौर करिएगा। हमने आर्टिकल, अगर आपने पढ़ा हो, 25 कहा गया अंतःकरण की और किसी धर्म को मानने एवं उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, तो ये सीधे प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता सही है, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। सिखों को कृपाण धारण करने की जो बात कही जाती है ये भी बिल्कुल सही है, और ये स्पष्टीकरण 1 है। इसमें लिखा हुआ है कि सिख जो है उनके धर्म की आवश्यक चीजें कंघी है, कृपाण है, ये सब धारण कर सकते हैं, कच्छा धारण कर सकते हैं, है ना, इन सब के लिए कड़ा है, ये सब उनके लिए कहा गया है। तो ये उनके, ये स्पष्टीकरण 1 की बात आ गई, ये उनके धर्म के आवश्यक तत्वों में से है, इसलिए इसको परमिट किया गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। अगर समाज के लिए किसी बात के लिए कल्याणकारी कुछ प्रावधान है तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, तो ये वाली बात भी सही है। लेकिन धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, ये नहीं हो सकता। अभी चल भी रहा है धार्मिक निकाय के लोग धर्म का, भाई यही तो लव जिहाद वगैरह का मामला है, लव जिहाद। अभी जैसे दिल्ली के अंदर चल रहा है, दिल्ली में अब देखिए कुछ लोग हैं जिनका जिक्र आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है, अभी रिपोर्ट चल रही है, कोई जाके नाइक का नाम ले रहा है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहा है, रैन बसेरा में जो लोग आते हैं उनको धर्म परिवर्तन के लिए हड़काया, ऐसा चल रहा है न्यूज में इस समय। तो ये सभी क्या मुद्दे हैं? इस मुद्दे का मतलब है किसी व्यक्ति को, किसी धार्मिक निकाय को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है कराने का। हाँ, किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन किसी का, आप किसी संस्था को यह अधिकार नहीं कि हाँ किसी धर्म परिवर्तन कराए। तो इसलिए ये 3 तो आपके सही हो गए। 1, 2, 3 जहां पर आपको दिखते हैं यही बेस्ट आंसर हो गया, इसको देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। चीजें समझ में आ रही हैं, प्लीज जवाब दीजिए। अच्छा, अब अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? फिर देखिए नहीं वाली बात आ गई, ध्यान दीजिएगा, किसे सम्मिलित नहीं करता। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है 2006 में, और यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बौद्धों को, ऑप्शन बी जैनों को, ऑप्शन सी पारसियों को, ऑप्शन डी सिखों को। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए प्लीज। देखिए हम आपको बता दें, आर्टिकल 25 जो है ये हिंदू शब्द के अंतर्गत, हिंदू जो है वो तो आते ही हैं, बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों आते हैं। हिंदू विधि इन पर लागू होती है, हिंदू लॉ। अगर हम मैरिज की बात करें तो हिंदू मैरिज लागू होता है। तो यानी हिंदू शब्द के अंतर्गत इन 3 को रखा गया है, बौद्ध, जैन और सिख। पारसी को नहीं रखा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारसियों। ये आपका जो है नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं ये हो जाता। अगर इसी को थोड़ा सा घुमा दें, कौन कौन आते हैं, और फिर स्टेटमेंट बनाकर 1, 2, 3, 4 कर दें, तो फिर आपको उनमें से ए, बी और डी चुनना पड़ता है ना। लेकिन नहीं पूछा जा रहा है तो आपको सी चुनना पड़ेगा, पारसी। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाला फिर मामला आ गया, और ये प्रश्न आया है यूपी पीसीएस प्री में 1997 में। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने इसे संकलित किया ताकि आप इसे ध्यान से देख ले। अब सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्संग का प्रतिषेध, तो ये आपने पढ़ ही रखा है, अनुच्छेद 23 है, ये तो सुमेलित है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 है, ये भी आपने पढ़ रखा है, इसको भी कोई गलती नहीं है इसमें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपने जानते हैं 5 रिट इसमें मिलती हैं, ये वाली बात भी सही है। तो ऑलरेडी आपका ये डी आपका आंसर हो गया, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का। तो आर्टिकल 44 आपने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आपने पढ़ रखा है, जिससे इसे हटा दिया गया, क्योंकि ये संपत्ति के मूल अधिकार संबंधित था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी 3 सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है, नहीं ढूंढना था, इसलिए हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर हो रहा है? प्रश्न कैसे हैं, जवाब देकर मुझे बताइए प्लीज। अगर आपको बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसे देख लेगा, समझ लेगा और तैयार कर लेगा। इस तरह के प्रश्न उसके लिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कितने कथन दिए, एक शब्द को पढ़ा करिए। 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कथन कारण जो है आर कहा गया है। यानी कथन अगर है और उसका एक स्टेटमेंट होगा, उसका रीजन होगा, यानी इस बात को ये फुलफिल करेगा, ये है तो ये। इसको समझने के लिए क्या होता है, दूसरे को जब ये वाली बात आ जाए तो तुरंत अपने दिमाग में बना ले क्यों की, इसको पढ़ने के बाद क्यों की लगा के बात करें। जब भी बात होती है पहले स्टेटमेंट को पढ़ लें, उसके बाद ए को पढ़ने के बाद जब ए पढ़ लेते हैं और जब आर में जाते हैं उससे पहले यहां पर लगा ले क्यों की। अगर ये इस बात को जस्टिफाई कर दे कि हाँ ये है इसलिए ये है, तब तो सही उत्तर हो जाएगा, तब तो व्याख्या भी हो जाएगी, तब सही मान लिया जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये गलत हो ये सही हो, तो फिर उत्तर बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सही हो ये गलत हो, तब उत्तर बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है दोनों सही हो लेकिन व्याख्या सही ना हो, है ना, तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा हमें। और ऐसा भी हो सकता है दोनों सही हो और दोनों व्याख्या भी करता हो, तो समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जब आए तो उन्हें बेहतर तरीके से डील करिएगा। अब कथन ए क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 29 जो है इसको परिभाषित करता है। धर्म मूलवंश की जो बात करता है कि ये कौन होगा जिसकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, लिपि अलग है, संस्कृति अलग है। तो टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में इस बात को डिफाइन किया गया कि ऐसे वर्ग जिनकी अपनी धर्म, भाषा, लिपि और संस्कृति अलग है, उन्हें हम अल्पसंख्यक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये बात तो 29 में आ जाती है, इसलिए 30 वाली बात तो ये गलत हो रही है उस दृष्टिकोण से। लेकिन सेंटेंस सही है। सेंटेंस क्यों सही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरे पर आ जाइए। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये बात भी सही है अपने आप में। ठीक है, ये बात भी हमने अभी आपको बताया, धर्म, भाषा अभी चर्चा मैंने आपसे की, तो इसको अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन करता है, यानी स्टेटमेंट दोनों सही हो गए। ठीक है, अब रीजन पर आ जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये इसकी व्याख्या नहीं है। अगर इसी जगह पर 30 हो जाता और परिभाषित करता है होता तो उत्तर बदल जाता। इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये और ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं, कथन भी सही है, रीजन भी अपने आप में सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता। तो यहां पर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया मेरे भाई? बहुत अच्छा प्रश्न था, इसे गौर समझिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया होगा जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। आईएएस प्री में पूछा गया 2002 में, यूपी पीसीएस, जीआईसी
यूपीपीसीएस में पूछा गया, जीआईसी 2010 में पूछा गया, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया, यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया 2010 में, कई बार आया। क्या कहता है कि बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किस एक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको रटा होना चाहिए। पहले विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर तो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था इस बात को कि अगर पूरे संविधान में से मुझे किसी एक अनुच्छेद की बात कही जाए कि एक बहुमूल अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि वो है आर्टिकल 32, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक की भूमिका निभा रहा है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में मदद कर रहा है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि अगर एक को होगा, एक बचाना होगा, तो मैं कहूंगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना चाहिए, ये सबसे बहुमूल अधिकार है। इसका आंसर आप तैयार रख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आ रहा है। अब एक बड़ा प्रश्न फिर आपके सामने आ गया है, बंदी सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में आया 2016 का प्रश्न है, इसमें ई ऑप्शन तक भी है, ठीक है ना, सब जगह डी होते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में ई तक आ जाता है। अच्छा पेपर बनाते हैं, बड़ा पेपर बनाते हैं। अब ऑप्शन ए बी सी डी दे दिए गए हैं, वहां सुमेलित करने वाली चीज कर दी गई है और नीचे आंसर छांटना है, तो बड़ा काम हो गया, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, फटाफट जवाब देने की स्थिति में आइए। देखिए आप भी अपने हिसाब से बताइए सोच करके क्या आंसर होना चाहिए। चलिए हम इसको सुमेलित करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाए, तो यानी ए का आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। परमादेश, ऐसे आप भी किया करिए, जब आंसर लगाने बैठे तो फटाफट लगाते चले तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस वी ऑर्डर यू, हम आदेश देते हैं, यानी ये आंसर हो गया, यानी बी का हो गया 3। प्रतिषेध, प्रतिषेध का होगा है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, यानी ये हो गया 5। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के लिए कहा गया है पूर्णतः सूचित किया, पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी इसका मतलब हो गया 1। और अधिकार परीक्षा के लिए आपका बचा है किस प्राधिकार से, व्हाट इज योर अथॉरिटी, है ना, ये पूछा जाता है किस प्राधिकार से। ये रिट है आपकी पांचों को सुमेलित करा दिया उसने। अब देखिए ए का 4, ए का 4 कहाँ है, ए का 4 तो ये 2 जगह 3 जगह मिल रहा है, बहुत बढ़िया। बी का 3, बी का 3 2 जगह मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सी का 5, सी का 5 भी मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, है ना। और डी का 1, डी का 1 अब ये एक ही जगह मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कितना बढ़िया प्रश्न था, बताइए आप 3 तक नहीं कोई लगा सकता अंदाजा, चौथे में जाकर अंदाजा लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा, ध्यान रखिए। कैसे प्रश्न हैं मुझे जरूर बताइए, क्योंकि हमने आपके लिए प्रयास किया है ये सोच करके कि अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचा सकूं, ताकि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे सिविल दे रहे हो, चाहे आरओ देंगे, या जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर जगह आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। और हर चैप्टर से मैं 20-20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर आपके पास आ रहा हूँ, और एक बड़ा लक्ष्य है जिनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। पूरे संविधान में हर जगह से उठा के लाऊंगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए, और हो सकता है कि सारी चीजें आपको परीक्षा में मिल भी जाए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ये तो हैबियस कॉर्पस ही है ना, हैव द बॉडी, तो ये बिफोर द कोर्ट ये कहा गया है कि उसकी कॉर्पस को, उसके शरीर को न्यायालय के समक्ष रखा जाए, तो ये तो सुमेलित है, कोई बात ही नहीं है इसका। नहीं पूछ रहा है, हम लोग को नहीं ढूंढना है। परमादेश भी कमांड है, ये कमांड, तो भी कमांड, तो ये ठीक है, हम आदेश देते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये सही नहीं है, ये बेसिकली उत्प्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका उत्तर मिल गया, ये आंसर हो गया। अधिकार परीक्षा में बाय व्हाट अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन।
कि ये इसका आंसर नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं वर्ड्स को लेकर के, रिलेटेड से जुड़े जो वर्ड जो आते हैं उनको ध्यान रखिएगा। ये सब वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, लिखवाए हैं, इन्हें याद रखने की आवश्यकता है। सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये 2 सूचियां दे दी गई हैं, इसमें मिलाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट देख करके आप भी जवाब देने का प्रयास करिए, क्या आंसर होगा। सब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। उपाधियों का निषेध, उपाधि का निषेध अगर हम करेंगे तो ये आर्टिकल 18 है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3। बी, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रबंध की स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 26 में, बिल्कुल रटने वाली बात है। इसका हो गया 4। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमने पढ़ा हुआ है 29 में, तो ये हो गया हमारा 1। और शिक्षा का अधिकार 21A है, तो ये हो गया हमारा 2। तो अब आंसर देखिएगा, जहां पर दिया हो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आंसर है आपका। देखिए वहां कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन वहां से नहीं, नीचे साफ साफ दिख रहा है 3 4 1 2। तो ये आपका क्वेश्चन था 19। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में पूछा गया, RAS का है, RTS का है ये प्रश्न, और यूपी BEO उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो संकलन है ये बहुत अच्छा संकलन किया गया है, इसे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। अब एक और बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, आज का लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिएगा। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निकायों का सही कालानुक्रम चुनिए। RAS RTS प्री 2018 क्वेश्चन है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, AK गोपाल बनाम मद्रास। कह रहे हैं सही कालानुक्रम, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही काल में किस समय पर कौन सा केस आया है, ये है इसका मैटर। तो अब इसका देखिए क्या है कि हम आपको बता दें, सही कालक्रम चुनने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। 1967 में गोलकनाथ आया था, केशवानंद भारती 1973 का केस है, मिनर्वा मिल 1980 का केस है, और AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस है। तो अब हमारे लिए कालक्रम के अनुसार जो होगा, भाई घटते से बढ़ते तरफ चलेंगे, आरोही क्रम में सारी चीजें होनी चाहिए। तो 1950 का मतलब हो गया कि हम पहले D आएगा, फिर आएगा हमारा A, फिर हमारा आएगा B, फिर आएगा C, DABC, DABC, ये है आंसर, DABC, ये आपका आंसर हो जाएगा। कालक्रम के आधार पर कौन सा केस किस क्रम से आया है, किस सन का केस है। तो ये आज के प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। बहुत सारे प्रश्न लेकर आ रहा हूं, पूरा प्रयास है कि जो मिशन से जुड़ा है, जो मिशन परिवार का हिस्सा है या कहीं से भी हमें देख रहा है, वो लाभान्वित हो सके, शिक्षा का प्रसार हो सके, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या आप तक पहुंचा सकते हैं, इसमें हम लोग प्रयासरत हैं। सभी विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, यथासंभव सभी अध्यापक अपने अपने स्तर पर सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। आप उन्हें पढ़ें, देखें, समझें। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, है ना। और मिशन हमेशा परीक्षा परिणामों के लिए जाना जाता है, हमेशा सर्वाधिक रिजल्ट देने वाली संस्था है। आज तक इतने वर्षों में कुछ परीक्षाएं हैं जिनमें तो हमारा बहुत सिलेक्शन हुआ, UPSI में हम नंबर 1 रहे, है ना। इसी प्रकार से UPP है और लेखपाल है, ये जितने भी UPSSC के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, और SSC CGL के एग्जाम में, CPOs के एग्जाम में हजारों विद्यार्थी सफल हुए। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों की मेहनत है, विद्यार्थियों का प्रयास है, और हमारे कुशल योग्य अध्यापकों का भी प्रयास है। तो निरंतर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करिए कि सफलता मिले, और हमेशा लक्ष्य के लिए सकारात्मक रहिए। अच्छे प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, इन्हें संकलित करिए, इन्हें देखिए, सोचिए और इनका मंथन करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई में अनवरत लगे रहिए। जीवन में सफल होना ही सबसे बड़ी बात है। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक सफल होंगे नहीं। जय हिंद।